बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 जो थी उसका लास्ट पार्ट 4 हम लोग आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू 2x minus y plus 3 is equal to 0. This is the given line जिसके परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइंस हमें फाइंड करनी है such that the product of the x and y intercept of each is 3. अब हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि ये एक लाइन गिवन है, इसके परपेंडिकुलर हमें दो लाइन फाइंड करनी है, वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। वो कैसी लाइंस होंगी कि जिनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट क्या होगा 3 होगा। जिनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट जो होगा वो 3 होगा। अच्छा, क्योंकि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो इसलिए जो हम गिवन जो हमें इक्वेशंस फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइंस की वो हम इंटरसेप्ट फॉर्म में ही ले लेते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, जिन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है वो हम इंटरसेप्ट फॉर्म में ही ले लेते हैं ताकि जो है वो हमें आसानी हो कंडीशंस को अप्लाई करने में। सो लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड line is okay required line is x by a plus y by b is equal to 1 where a is the x intercept and b is the y intercept. अब where a is the x intercept and b is the y intercept, अब हमें मालूम करनी है a और b की वैल्यूज। a और b अननोन है, यहाँ पर a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो ये जो है ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो दो इंफॉर्मेशन है, नंबर 1 ये है कि इसका जो x इंटरसेप्ट है और जो y इंटरसेप्ट है उनका जो प्रोडक्ट है वो 3 होगा। जो x इंटरसेप्ट है और जो y इंटरसेप्ट है उसका जो प्रोडक्ट है वो 3 होगा। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो लाइन है वो इस लाइन की परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है वो इस लाइन की परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि एक तो ये लाइन जो है वो इन लाइन की परपेंडिकुलर है और एक इसका x इंटरसेप्ट और इसका y इंटरसेप्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 3 होगा। अच्छा, तो हम इन दोनों कंडीशंस को लिख लेते हैं। सबसे पहले तो जरा हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि जो दोनों के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट है दैट इज 3, इट मींस a b इज इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, a b इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसके बाद अब अगली इंफॉर्मेशन ये थी कि ये जो लाइन है ये इस लाइन की परपेंडिकुलर है। ये लाइन इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि इसका जो स्लोप है उसकी मदद से हम इस इक्वेशन की रिक्वायर्ड इक्वेशन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन की स्लोप क्या है? फॉर इंस्टेंस इसको अगर हम लाइन 1 का नाम दे दें, देन स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू माइनस a by b होता है। माइनस a की वैल्यू इज 2 और b की वैल्यू इज -1, सो इट इज इक्वल टू 2। माइनस a by b होता है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू यहाँ पर -1 है, सो इट बिकम्स 2। ये हो गया स्लोप। तो अब इस जो अगर m2 हम नाम दे दें इसकी स्लोप का, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? लेट m be the slope of 1। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 में लाइन है उसकी स्लोप का हमने m का नाम दे दिया। देन व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस? m इज इक्वल टू क्या स्लोप होगी? स्लोप बेसिकली होती है जो x का कोफिशिएंट होता है माइनस साइन के साथ, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, और हम इसको सिंपलीफाई करेंगे माइनस since L1 and 1 are perpendicular, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइंस लाइन 1 L1 और इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों लाइंस जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि इसकी जो स्लोप है माइनस b बाय ए इज इक्वल टू जो इसकी स्लोप है वो इसकी स्लोप की इसकी स्लोप और इसकी स्लोप जो L1 की स्लोप है और जो इक्वेशन नंबर 1 की स्लोप है, इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1। इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इट बिकम्स, यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2b इज इक्वल टू a, -2b इज इक्वल टू सॉरी -2b इज इक्वल टू माइनस a एंड a इज इक्वल टू 2b। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया है a इज इक्वल टू 2। अब इस रिलेशन को हम लोग यूज करें इक्वेशन नंबर 2 में।
इस रिलेशन को हम क्यों यूज कर रहे हैं, मैं अभी तक क्वेश्चन को जरा दोबारा से मैं एक दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये स्ट्रेट लाइन L1 हमें गिवन थी। इसकी कंडीशन क्या थी कि जो इसके इंटरसेप्ट थे, जो रिक्वायर्ड लाइन थी, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी लाइन की, उसके जो इंटरसेप्ट थे x बाय ए प्लस वाई बाय बी, उसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लिया x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी लाइन की, इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लिया है। इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी वो ये थी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इज इक्वल टू 3। इसमें इनफैक्ट ये जो इक्वेशन हमने ली है इसमें हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए। ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर चुकेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। अब ए और बी की वैल्यूज के लिए एक कंडीशन तो ये आ गई, लेकिन दो अननोन थे तो हमारे पास दो इक्वेशन होंगी तो हम लोग अननोन फाइंड कर सकेंगे। एक तो ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी जो हेल्पिंग स्टेटमेंट है वो क्या है, दैट द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इसका मतलब है कि हम गिवन लाइन के स्लोप को यूज करेंगे और हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। गिवन लाइन की स्लोप क्या है, गिवन लाइन की स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए बाय बी माइनस 2 बाय माइनस 1, 2 आ गई स्लोप। और अगर हम इसकी स्लोप लें, इसकी स्लोप क्या बनेगी, x का कोफिशिएंट जिसको हमने का नाम देते थे, यहाँ पर वो क्या है 1 बाय a डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट दैट इज 1 बाय b, इट इज इक्वल टू माइनस 2 बाय। सिंस L1 and 1 are perpendicular, so minus b by a into 2, इसका मतलब क्या है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट होता है -1। तो इस जो हमारे पास ये जो हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है, उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। इसको यूज करके हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट आ गया a इक्वल टू 2। अब हम इसको इसमें यूज करके ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर रही हूँ क्योंकि हमें उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो बी की वैल्यू क्या आती है, बी की वैल्यू ए की जगह पर हम पुट कर लेते हैं 2b, ए की जगह पर हम 2b पुट करते हैं, b इज इक्वल टू 3, इट बिकम्स 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 3, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 by 2 एंड b becomes, what does b become, b becomes plus minus under root 3 by 2, plus minus under root 3 by 2, plus minus under root 3 by 2। अच्छा, इसी 3 by 2 को हम फर्दर लिख सकते हैं, इसी 3 by 2 को हम फर्दर लिख सकते हैं, b is equal to प्लस माइनस अंडर रूट, हम 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और 2 से इसको डिवाइड भी करवा देते हैं। इसको करवाने का मकसद क्या है, करवाने का मकसद ये, ऊपर तो 6 बन जाएगा, नीचे 4, और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट 6 बाय। b की वैल्यू क्या आ गई है, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 6 बाय 2। ये क्यों हमने करवाया, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाए। स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने का क्या मतलब था कि यहाँ पर एक दफा 2 और आ जाए, 2 स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2 से हमने इसको डिवाइड भी कर लिया और मल्टीप्लाई भी, तो b की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस माइनस अंडर रूट 6 बाय। a की वैल्यू चाहिए, a में जरा b की वैल्यू को पुट कर देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 6 बाय 2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6, a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6। अच्छा, अब बेटे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, a की भी दो वैल्यूज हैं और b की भी दो वैल्यूज हैं, a की भी दो वैल्यूज हैं और b की भी दो वैल्यूज हैं। अच्छा, अब हम उसको, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाए। x बाय a की वैल्यू को पुट करते हैं, पहले हम a की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, पहले हम पुट करते हैं when a is equal to प्लस अंडर रूट 6 एंड b is equal to अंडर रूट 6 by 2, दोनों प्लस के साथ, x by अंडर रूट 6 प्लस y by अंडर रूट 6 by 2 is equal to 1, and when a is equal to minus under root 6, b is equal to minus under root 6 by 2, x divided by minus under root 6 plus y divided by minus under root 6 by 2 is equal to 1। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमें कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें ये बताना पड़े कि कोई पॉइंट दे दिया जाए, कोई पॉइंट दे दिया जाए, और फॉर इंस्टेंस के मैं पॉइंट ले लेती हूँ 2 and 3, ठीक है।
अगर हमें बताना पड़े कि ये गिवन लाइन के ऊपर लाई करता है या नीचे लाई करता है, फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन ऐसे अगर हमें कोई पॉइंट बता दिया जाए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफिकली नहीं गिवन होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। अगर मुझे कोई भी पॉइंट दे दिया जाए, मुझे पूछा जाए कि बताइए क्या ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा या स्ट्रेट लाइन के नीचे लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर आता है या फिर स्ट्रेट लाइन के नीचे आता है। तो इस चीज को बताने के लिए क्या मेथडोलॉजी है, वो मेथड ये है पेज नंबर 205 पे। द पॉइंट P is above or below line L respectively if A x1 plus B y1 plus C and B have the same sign of होता क्या है, अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होती है, फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 2x - 3y + 7 = 0 और मेरे पास पॉइंट दे दिया गया है -2 and 7। मुझसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा या स्ट्रेट लाइन के नीचे लाई करेगा। तो मेथडोलॉजी क्या होती है कि हमने इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को पुट करना होता है x की जगह पर और y को पुट करना होता है y की जगह पर पुट करना होता है y कोऑर्डिनेट को। यानी x की जगह पर यहाँ हम क्या पुट करेंगे -2 और y की जगह पर क्या पुट करेंगे 7। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखेंगे क्या इसका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। फॉर इंस्टेंस इसका आंसर +7 आता है या -7 आता है, +2 आता है या -2 आता है। आंसर पॉजिटिव है या आंसर नेगेटिव है। अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस कि जब हमने इसको पुट कर लिया, ठीक है, फॉर इंस्टेंस कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे इस स्टेटमेंट को, जब हमने सॉल्व कर लिया फॉर इंस्टेंस कि इसका आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है, इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर पॉजिटिव आता है। अब हम देखेंगे इसका आंसर और बी का आंसर। व्हाट इज बी? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ y, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ y। अब हम देखेंगे अगर इन दोनों का साइन सेम होगा, अगर इन दोनों का साइन सेम होगा, then the point lies above the line, then the point lies above the line, and if the sign of the b and this statement is opposite, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो तब द पॉइंट विल लाई बिलो द गिवन लाइन, ठीक है, तो तब पॉइंट किसके लाइन के नीचे लाई करेगा। अच्छा, एक और भी इसी तरीके से एक क्रॉलरी है इसी से रिलेटेड, द पॉइंट इन द ओरिजिन आर ऑन द सेम साइड ऑफ y अकॉर्डिंगली इफ सी हैव द सेम साइन ऑन द। अगर हमसे ये पूछा जाए कि मुझे अगेन मुझे ग्राफिकली मैं आपको बताती हूँ, एक स्ट्रेट लाइन दे दी जाती है, मुझे अब ये पूछना है कि मैं एक पॉइंट दे रही हूँ 2 and 3। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि ये और ओरिजिन क्या होता है 0 0। अब आप ये बताइए कि क्या ये दोनों पॉइंट्स ओरिजिन और एक पॉइंट पी, ओरिजिन और एक पॉइंट पी, क्या ये दोनों इस लाइन की सेम साइड पर लाई कर रहे हैं या अपोजिट साइड पर लाई कर रहे हैं। यानी क्या दोनों एक ही साइड पे हैं, चाहे ऊपर हैं चाहे नीचे हैं, या फिर ओरिजिन नीचे है पॉइंट ऊपर है, पॉइंट नीचे है ओरिजिन ऊपर है, या दोनों एक ही साइड पे। तो उसको चेक करने का क्या मेथड होता है? उसको चेक करने के लिए बेटे आपको अगेन इसी साइन की जरूरत पड़ेगी। ये साइन कौन सा है कि आपने पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 और 3 है, उसको आपने इसमें पुट कर देना है और आपने इसका साइन देखना है, ठीक है, आपने इसका साइन देखना है। फॉर इंस्टेंस कि इसका साइन पॉजिटिव आ गया। अब आप क्या करेंगे कि अब आप बी को नहीं देखेंगे इस केस में, अब आप बी को नहीं देखेंगे, बल्कि अब आपने किसको देखना है, अब आपने सी को देखना है। व्हाट इज सी? सी इज द कांस्टेंट ओवर हियर। सी को देखेंगे। अगर ये साइन और सी, अगर ये साइन और सी का साइन सेम हो, साइन सेम हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो तब ये दोनों पॉइंट्स ओरिजिन और ये पॉइंट सेम साइड पर लाई करेंगे। और अगर ये साइन और सी का साइन ऑपोजिट हो, ये साइन और सी का साइन ऑपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो तब ओरिजिन और ये पॉइंट ऑपोजिट साइड्स पे लाई करेंगे। यानी कि एक कोई ओरिजिन फॉर इंस्टेंस नीचे होगा, पॉइंट ऊपर होगा, या पॉइंट नीचे होगा, ओरिजिन ऊपर होगा, तो उस केस में हम ये चेक करते हैं। इससे रेलिवेंट हम साथ ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर ऑन द सेम और ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन। तो हमें ये बताना है कि क्या ये पॉइंट्स जो है ये सेम साइड्स पे लाई कर रहे हैं या फिर अपोजिट साइड्स पे लाई कर रहे हैं। चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर ऑन द सेम ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द गिवन लाइन। हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों पॉइंट सेम साइड्स पे लाई कर रहे हैं या दोनों पॉइंट्स जो है वो अपोजिट साइड्स पे लाई कर रहे हैं। पॉइंट्स क्या गिवन है? पॉइंट एक गिवन है 2 3 और दूसरा पॉइंट गिवन है हमारे पास -2 3।
लाइन क्या गिवन है, 3x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैं इसमें क्लियर कर दूं, हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 8। अच्छा, अब हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों पॉइंट एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं या डिफरेंट साइड्स पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर तो इनमें से एक ओरिजिन होता, अगर तो इनमें से एक ओरिजिन होता यानी कि 1.00 होता, तो इसके लिए हम वो मेथड अडॉप्ट करते कि हमने इस स्टेटमेंट का साइन और प्लस सी का साइन देखना होता। लेकिन यहाँ पर एक ओरिजिन नहीं है, बल्कि दोनों पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट है, एक भी ओरिजिन नहीं है। तब हम क्या करेंगे कि हम दोनों को बारी बारी चेक करेंगे अलग अलग, कि ये पॉइंट लाइन के अबव लाई करता है या नीचे लाई करता है, और ये पॉइंट लाइन के अबव लाई करता है या नीचे लाई करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पॉइंट की फॉर पॉइंट 2, 3। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट कौन सी कंसीडर करनी होती है, जो स्टेटमेंट हमने कंसीडर करनी होती है दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c। ax1 प्लस by1 प्लस c क्या मतलब होता है इसका, 3 इंटू में इस पॉइंट की बात करें, x की जगह पर क्या पुट करेंगे 2 माइनस 5, y की जगह पर क्या पुट करेंगे 3 प्लस 8। तो इसका साइन जरा देख लीजिए, 6 माइनस 15 प्लस 8, 6 plus 8 14 minus 15, it is equal to -1, that is less than 0, it is equal to -1, that is less than 0. Now look at the sign of b. What is b? B is equal to -1, that is less than 0. Since both of the signs are same, दोनों negative है, both the signs are same, therefore 2 3 lies above given line। ठीक है, ये गिवन लाइन के अबव लाई करता है, क्यों, क्योंकि साइन सेम है। अब हम चेक करते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट इज -2 and 3। नाउ कंसीडर अगेन द स्टेटमेंट ax1 plus by1 plus c is equal to a -2, सॉरी a नहीं लिखेंगे, a की जगह पर उसकी वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, 3 -2 -5 3 plus 8 is equal to -6 -15 plus 8, -6 -15 plus 8, -21 plus 8, -30, that is less than 0। साइन अगेन लेस देन 0 है। b का साइन चेक कर लेते हैं, b is equal to -5, that is again less than 0। therefore the point -2 and 3 lies above given line, ठीक है। अब इस पॉइंट को देख लीजिए, ये पॉइंट भी गिवन लाइन के ऊपर लाई करता है, ये पॉइंट भी गिवन लाइन के ऊपर लाई करता है। दोनों जो पॉइंट्स गिवन थे, both of them lie above the given line। therefore what was the question, the statement was checked whether the given points are on the same or opposite sides of the given line। therefore we will say that the given points are on the same side of the given line, the given points are on the same side of given line। now ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स जो गिवन थे ये सेम साइड पर लाई करते हैं, दोनों के दोनों लाइन के ऊपर लाई करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन पेज नंबर 214, पेज नंबर 214। अच्छा, अब अगर हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा, तो वो ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट्स दे दिए जाए, ए बी सी, कोई भी 3 पॉइंट्स दे दिए जाए, मिसाल के तौर पर -2 and 3 5 and 7 and 1 and 4, ठीक है, 3 पॉइंट्स दे दिए जाए। अब इन 3 पॉइंट्स के लिए बेटे क्या ऑप्शन है, इन 3 पॉइंट्स के लिए 2 ऑप्शन है। नंबर 1, ईदर द पॉइंट्स विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ईदर द पॉइंट्स विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे, then we will say that the points are collinear, then we will say that the points are collinear if they lie on the same line। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये तीनों एक पॉइंट पे ना लाई करें। अगर नहीं लाई करे तो क्या होगा, फिर ये होगा कि तीसरा पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं साइड पे लाई कर होगा, लाइन के ऊपर नीचे लाई कर होगा। फिर इसका क्या मतलब है कि अब हम इससे ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। जब भी 3 पॉइंट्स के लिए ऑप्शन है, या फिर तो वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे, अगर एक लाइन पे नहीं लाई करे तो इसका मतलब कि वो एक ट्रायंगल फॉर्म करें, या फिर वो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे होंगे, या फिर अगर वो नहीं लाई करे, इट मींस दैट दे आर फॉर्मिंग सम ट्रायंगल, ठीक है। तो अब
मैथमेटिकली इस चीज को चेक करने का क्या मेथड है, वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और दे आर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो उस चीज को चेक करने का क्या मेथड है, हम क्या करेंगे, फॉर इंस्टेंस ये मेथड है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं 1/2। अच्छा, अब हम कैसे करेंगे, x1 y1 और 1, x2 y2 and 1, x3 y3 and 1, x3 and y3 and 1। अब हम इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। डिटर्मिनेंट हमने कैसे बनाना है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये डिटर्मिनेंट हमने बना लिया, उसको हमने डिवाइड करना है 2 से। ये डिटर्मिनेंट जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दिस होल फार्मूला विल गिव अस द एरिया ऑफ ट्रायंगल। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सी होगी, जो कि ए बी और सी से मिलके बन रही है, ये ट्रायंगल वो होगी। अब अगर ये एरिया 0 हो जाता है, अगर ये एरिया 0 हो जाता है, तो व्हाट डज इट मीन, दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, दे डू नॉट फॉर्म एनी ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये एरिया 0 हो जाता है, इट मीन्स दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड दे डू नॉट फॉर्म एनी ट्रायंगल। तो अब बेटे अगर आपको ए बी सी और 3 पॉइंट्स दे दिए जाए, अगर तो आपको कहा जाए that A, B and C are forming a triangle, find the area of that triangle, then what will you do? You will calculate this determinant and then divide it by 2। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर आपसे कहा जाए टेल whether the points are collinear or not, then what will you do? You will calculate the same determinant। ठीक है, आप इस determinant को, खाली इस determinant को कैलकुलेट करेंगे, अगर उसको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, खाली इस determinant को कैलकुलेट करें। this determinant will be 0। अगर ये 0 हो जाता है, then the points will be collinear। अगर ये 0 नहीं होता, then the points will not be collinear। और ये कोई एरिया ट्रायंगल बना रहे होंगे और उस ट्रायंगल का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आई होप दैट दिस कांसेप्ट विल बी क्लियर टू एवरीवन। इसके साथ ही हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन whose vertices ऑफ आर अच्छा, हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 31 को, क्योंकि उसमें सिंपली एरिया फाइंड करना है, तो एरिया वाला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करते। वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 32। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर a 2 3, b -1 1, c 4 -5। Now by computing the area bounded by a b c, check whether the points are connected। अब उन्होंने कहा है कि आप इसका एरिया फाइंड करें, एरिया फाइंड करके बताएं कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था उससे एरिया फाइंड करेंगे। अगर एरिया 0 आ जाता है, इट मींस दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इफ द एरिया इज नॉन जीरो, इट मींस दैट द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर एंड दे आर फॉर्मिंग सम ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले इसका जो एरिया है वो हम फाइंड कर देते हैं। एरिया का क्या फॉर्मूला होता था, सिंस वी नो दैट। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसको x1 y1 सेपरेट करके लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। What is the formula for the area of a triangle? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2 3 1 -1 1 1 4 -5 and 1। It will give you 1/2 2 into अच्छा, मैं जरा इस तरह से लिख लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। -3 -1 1 4 1 +1 -1 1 4 -1। ठीक हो गया, 1/2 क्या हो जाएगा, 2 into 1 + 5 1 + 5 -3 -1 -4 +1 5 15। कहीं कोई गलती कर दी हम लोगों ने, -4
plus 1 16, 16 plus 2 18, 18 plus 10 28. So the area is 14. This area is 14 और अब हम लिखेंगे since the area is not equal to 0, therefore the points are not collinear. Therefore the points are not collinear, rather they are forming a triangle जिसका एरिया 14 है. जिसका एरिया क्या है 14 है. इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है 4.3 वो एंड होती है. नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 4.4 पर बेस करा होगा. इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें 4.4 अटेम्प्ट करेंगे. इसके साथ ही टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.